आओ बच्चों, फिर से हम प्रारंभ करते हैं अपनी इस बायोलॉजी ई लर्निंग क्लास को। मैंने जो लास्ट वीडियो तक तुम लोगों को बताया था कि वे सेल ऑर्गेनेलिज जो कि ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेने वाले सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में तुम लोगों को बताया। उन्हें बताते हुए थोड़ा सा मैंने उनकी जो संरचना होती है उस संरचना के बारे में भी तुम लोगों को बता दिया था। आज हम लोग जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है उसके विषय में पढ़ेंगे। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जो ये ट्रांसलेशन है या प्रोटीन सिंथेसिस है, उसमें जो भाग लेने वाले सेल ऑर्गेनेलिज है वो mRNA, tRNA और राइबोसोम। होते हैं, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया था। देखो, अब इसमें जो होता है, एक जो प्रमुख एंजाइम जो कि ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, उसको हम एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज कहते हैं। ये जो है एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज होता है। ये एक प्रमुख एंजाइम होता है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा जो ट्रांसलेशन है ये किस प्रकार से होता है, ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है, उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखोगे कि सेल ऑर्गेनेलिज जो भाग लेने वाली प्रमुख है वह mRNA है, tRNA है और राइबोसोम है। राइबोसोम के मैंने दोनों यूनिटों के बारे में तुमको बता दिया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 70S प्रकार के राइबोसोम और जो यूकैरियोट होते हैं उनमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और उनमें भी लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट होती है। जो लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट होती हैं, ये सामान्य अवस्था में अलग अलग रहती हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन दे जॉइन टुगेदर, वह क्या हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर के द्वारा, और साथ ही साथ इसमें जो है वह mRNA भी जुड़ जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो एमिनो एसिड होते हैं उनका जो एक्टिवेशन होता है वह एक्टिवेशन किस प्रकार से होता है। तो देखो, पहला स्टेप हमारा जो है वह होगा, स्टेप लिख देता हूं मैं, स्टेप ऐसे मिटा लेते हैं। ये तुम लोग समझ गए होंगे, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हमारे पास है स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। एंड दिस ट्रांसलेशन इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, नॉट ऑफ लैंग्वेज। भाषाई ट्रांसलेशन या अनुवादन नहीं है।
अपितु यह हमारे पास जीव विज्ञान संबंधित ट्रांसलेशन है। यानी जो कोडोन होते हैं जो कि mRNA या मैसेंजर आरएनए में पाए जाते हैं, उनको अनुवादन किस प्रकार से होता है और फिर एमिनो एसिड जो है किस प्रकार से पढ़े जाते हैं और वे आपस में जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ, पहला स्टेप जो हमारे पास होगा वह है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स फर्स्ट स्टेप। जो एमिनो एसिड होते हैं वह साइटोप्लाज्म में रहते हैं और तब तक एक्टिवेट नहीं होते हैं जब तक कि इनसे एमिनो एसाइल सिंथेटेज जो होता है वह ज्वाइन नहीं होता है। तो किसकी सहायता से यह एक्टिवेट होंगे? जो मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक्टिवेट होंगे ऊर्जा की सहायता से और एंजाइम की सहायता से। और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो एक्टिवेट हो करके यह एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। किस प्रकार से होगा? ये होगा एमिनो एसिड, इसके साथ जुड़ेगा एटीपी प्लस एमिनो एसाइल सिंथेटेस, जो कि क्या है लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में ताकि तुम्हें पता चल जाए। ये क्या है? एंजाइम। ये अब जब ये आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद ये बनाएंगे एमिनो एसिड एएमपी और प्लस इसके साथ ये एंजाइम जो है, मैं इसको एमिनो एसाइल सिंथेटेस शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ये एक क्या बना देगा? कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और ये जो एमिनो एसिड है ये अब एक्टिवेट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। और इससे जो है, क्योंकि यहां पर ये एटीपी थी, ट्राइफॉस्फेट थी, और यहां पर क्या है? ये एमपी यानी मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो मोनोफॉस्फेट है, इसका मतलब इससे क्या होगा कि जो पायरोफॉस्फेट है ये पायरोफॉस्फेट क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ये पायरोफॉस्फेट इससे क्या हो गई है? अलग हो गई है। कब? जबकि एक्टिवेशन हुआ किसका? एमिनो एसिड का। कैसे हुआ? ऊर्जा को लेकर के हुआ और साथ ही साथ एमिनो एसाइल सिंथेटेज नामक जो क्या है एंजाइम है उसकी सहायता से ये क्या हो गया है? एक्टिवेट हो गया है। अब जो दूसरा स्टेप होगा वह होगी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ऑफ टीआरएनए किसे कहेंगे हम? टीआरएनए का चार्ज होना, आवेशित होना। यानी कि टीआरएनए तब चार्ज होगी जबकि इससे कौन जुड़ जाएगा? कौन जुड़ जाएगा? जो एमिनो एसिड और
ये एएमपी एमिनो एसाइल सिंथेटेज है, ये आकर के जब टीआरएनए से जुड़ जाएंगे तो तब हम कहेंगे कि कोई भी जो टीआरएनए है या ट्रांसफर आरएनए है वह क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। किस प्रकार से होगा, ये होगा एमिनो एसिड in monophosphate and amino acyl synthetase जो कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये प्लस जुड़ेगा किससे, टीआरएनए से। और जब ये टीआरएनए से जुड़ेगा तो टीआरएनए से जुड़ करके यहां पर जो है यह एमिनो एसिड, ये जो एमिनो एसिड है ये किससे जुड़ जाएंगे, टीआरएनए से। यानी एमिनो एसिड और क्या बन जाएगा, ये टीआरएनए। और जो एंजाइम है और ऊर्जा है ये क्या हो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास क्या हो चुका है, जो टीआरएनए है अब वो चार्ज हो चुका है, वो तैयार है। किसके लिए तैयार है, एमिनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर ले जाने के लिए। अर्थात जो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है तुम लोग जानते हो क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है वह थर्ड स्टेप इस प्रोटीन सिंथेसिस का या ट्रांसलेशन का जो होता है वो होता है इनिशिएशन, यानी प्रारंभन। इनिशिएशन अब प्रारंभन हो जाएगा। किसका प्रारंभन हो जाएगा, ट्रांसलेशन का, या जो हमारे पास क्या है प्रोटीन सिंथेसिस है, इस प्रोटीन सिंथेसिस का प्रारंभन हो जाएगा। अब इस प्रारंभन के लिए कुछ इनिशिएशन फैक्टर होते हैं जो कि इस प्रारंभन की क्रिया में सहायता करते हैं। अब कौन कौन से ये इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें ये अलग होते हैं, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उन यूकैरियोट्स में ये अलग होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स हैं, यानी ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स में ये होते हैं इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। कितने हो गए ये, 1, 2 एंड 3। जबकि जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में इनकी संख्या जो होती है वह कितनी होती है, 9 होती है। और उसमें हम क्या करते हैं, इनिशिएशन फैक्टर के आगे ई जोड़ देते हैं। ई, दिस स्मॉल ई, ये डिनोट करता है यूकैरियोट्स को। किसको दिखाएगा, यूकैरियोट्स को। यानी कि ये क्या है, अगर हम EIF लिखेंगे, यानी ये इनिशिएशन फैक्टर जो है ये यूकैरियोट्स का इनिशिएशन फैक्टर है। ये इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर ऑफ यूकैरियोट्स 2, इनिशिएशन फैक्टर ऑफ यूकैरियोट्स 3, इनिशिएशन फैक्टर ऑफ यूकैरियोट्स। अब देखो ये जो 4 है इसमें 4A इनिशिएशन फैक्टर, 4B इनिशिएशन फैक्टर, 4D इनिशिएशन फैक्टर of eukaryotes 5,
इनिशिएशन फैक्टर ऑफ यूकैरियोट्स 6 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी एक छूट गया है जो कि सी होना है, उसे भी तुम लोग लिख लोगे कि जो इनिशिएशन फैक्टर जो होगा वह क्या होगा। गिनो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे सी छूट गया है। इनिशिएशन फैक्टर 4 सी, इसे आगे लिख देता हूँ। इनिशिएशन फैक्टर 4 इस तरह से ये क्या होंगे, ये कितने हो गए, 9 हो गए। यानी कि जो 4 है उसमें जो है क्या होगा, 4A B C और D होंगे। इस प्रकार से ये यूकैरियोट्स के इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। अब क्या होता है, जो स्मॉल राइबोसोम होता है, स्मॉल राइबोसोम तुम लोग जान रहे हो कि स्मॉल राइबोसोम छोटी यूनिट, ये जो छोटी यूनिट है किसकी, प्रोकैरियोट्स में मालूम है तुमको 30S और यूकैरियोट्स में 40S। इसके भीतर भी जो तुम लोग जानते हो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये तुम लोगों को पता है। तो उनका जो 3 एंड होता है, स्मॉल जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं या SRNA करके स्मॉल राइबोन्यूक्लिक एसिड हम कह देते हैं, तो उनके जो क्या होते हैं, जो थर्ड एंड होता है, थर्ड एंड भी किसका, जो 40S वाला जो यानी स्मॉल जो राइबोसोम है, इसके 3 एंड में जो क्या होगा 18S वाला या 18S वाला RNA होगा। 18 स्मॉल RNA जो है और यहाँ पर 16 जो होगा उसके थर्ड एंड से कौन जुड़ जाएंगे, ये इनिशिएशन फैक्टर जुड़ जाएंगे। ये इनिशिएशन फैक्टर उसके किससे जुड़ जाते हैं, थर्ड एंड से जुड़ जाते हैं। अब जब ये थर्ड एंड से जुड़ जाते हैं तो तुम लोग जानते हो कि जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम से अब जाकर के क्या होता है कि जो mRNA है, अब राइबोसोम की किस यूनिट से जुड़ेगा mRNA, ये जो छोटी वाली यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है, इस स्मॉल यूनिट से आ करके कौन जुड़ेगा, अब mRNA जुड़ेगा। और इस mRNA के जुड़ने के लिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर जो है कौन काम करता है, यूकैरियोट का इनिशिएशन फैक्टर जो 3 है वो 3 काम करेगा। और यहाँ पर जो क्या है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स में जो काम करता है ये इनिशिएशन फैक्टर 1 काम करता है। इस प्रकार से जब इनिशिएशन फैक्टर, तो यहां पर क्या होगा, इनसे कौन जुड़ जाएगा, mRNA। क्या जुड़ जाएगा इनसे, mRNA। ये mRNA, याद रहे कि mRNA जो जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, वो स्मॉल यूनिट से आकर के जुड़ेगा। ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास राइबोसोम है, इस राइबोसोम से जब ये mRNA जुड़ जाता है तब उसके बाद क्या जुड़ते हैं, जो लार्ज यूनिट होती है वो लार्ज यूनिट इसके बाद आकर के यहाँ पर इससे जुड़ जाती है। इसके बाद ये लार्ज यूनिट यहाँ आकर के जुड़ जाएगी। ठीक है। अब इस लार्ज यूनिट के जो जुड़ने में यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर किसके जुड़ने में, इस लार्ज यूनिट के जुड़ने में, थोड़ा सा
यहाँ दिखा देता हूँ, जो लार्ज यूनिट जुड़ेगी, LU लिख रहा हूँ, किससे जुड़ेगी? स्मॉल यूनिट से, स्मॉल यूनिट से, किसमें? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट, इन दोनों के जुड़ने के लिए यहां पर भी क्या होता है? इनिशिएशन फैक्टर की आवश्यकता होती है। और कौन कौन से यूकैरियोट्स में? 1 और इनिशिएशन फैक्टर। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट के जुड़ने की बात कर रहा हूं। और ये जो होता है किसकी सहायता से? इनिशिएशन फैक्टर 1 और यूकैरियोटिक के इनिशिएशन फैक्टर 4 की सहायता से जुड़ता है। जबकि ये जो प्रोकैरियोट्स था, इस प्रोकैरियोट्स में ये लार्ज और स्मॉल यूनिट जुड़ रही है। यूनिट जो जुड़ रही है ये इनिशिएशन फैक्टर 1 की सहायता से ही जुड़ती है। यहां पर किसकी सहायता से जुड़ेंगे? इनिशिएशन फैक्टर 1 की सहायता से जुड़ते हैं। अब थोड़ा सा तुम लोग ये याद रखोगे कि यहां पर जो प्रारंभन की क्रिया होनी है, जो प्रारंभन की क्रिया होती है, mRNA का स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को बता रखा है। तो मैंने तुमको बताया था कि जो प्रारंभन होता है, उस प्रारंभन के लिए जो कोड हमारे पास होता है वो कोड होता है AUG। इसको हम क्या कहेंगे? क्या है ये हमारे पास? प्रारंभन कोड या कोड या इनिशिएशन कोड, ये हमारे पास होता है। अब देखो मैंने तुम लोगों को साथ ही साथ बताया था कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम में भी अलग अलग साइट होती है। ऐसे मैंने तुम लोगों को बताया था, याद होगा तुम लोगों को, इस तरह से बताया था। कौन कौन सी साइट बताई थी? देखो A, P और E। A जहां पे कि क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स आकर के जुड़ते हैं। P जहां पे कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? बनती है। और E जो है वो एग्जिट साइट होती है। तो देखो कि यहां पर जो जुड़ेगा, जो mRNA जुड़ेगा, तो mRNA जब यहां जुड़ेगा इस प्रकार से, ये इसकी स्मॉल यूनिट समझ लीजिए, ये स्मॉल यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है, क्योंकि जुड़ना उसने mRNA पहले किससे है? स्मॉल यूनिट से ही है। तो यहां पर जो है, थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा, यहां पर ये जो P साइट है, यहां पर जो इनिशिएशन का कोडोन है, शायद दिखने में हो सकता है, दिख जाए, क्या होगा? AUG। क्या होंगे? ये AUG यहां पर होगा। अब देखो कि जब जो tRNA एक्टिवेट हुआ है और जिसने इसको पढ़ना है, जिसने इसको पढ़ना है, वो क्या होगा? A के साथ कौन सा आएगा? tRNA। इस प्रकार का tRNA यहां पर आएगा। सपोज करो ये tRNA है और ये क्या होंगे? एंटी कोडोन होंगे। तो तुम लोग जानते हो कि यहां पर क्या आ जाएगा? UAC। ये वाला जो क्या होगा? जो tRNA जो कि इसको पढ़ पाएगा AUG को, वो आकर के जुड़ेगा कहां? इस P वाली साइड में। प्रारंभन में
हमेशा याद रखना कि जो प्रारंभन होता है उस प्रारंभन में जो टीआरएनए प्रथम आकर के जुड़ता है वो पी साइट में आकर के जुड़ता है, न कि ए साइट पर आकर के। और ये एयूजी जो है ये इनिशिएटिंग कोडोन तो है ही, इसके साथ साथ ये जो होता है ये मिथियोनिन जो क्या होता है एमिनो एसिड, ये जो है किसको, मिथियोनिन, ये एक एमिनो एसिड है प्रारंभन की, इसको भी कोड करता है, इसको भी कोड करता है। यानी कि यहां पर जो आकर के जुड़ेगी वो क्या होगी, ये मिथियोनिन। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उन प्रोकैरियोट्स में ये जो मिथियोनिन होती है इसका ये जो है ये फॉर्मुलेटेड हो जाती है, ये क्या हो जाएगी, फॉर्मुलेटेड। यानी यूकैरियोट्स में तो इसी प्रकार से रहेगी, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होगी, ये फॉर्मुलेटेड क्या होगी, मिथियोनिन, फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन आकर के यहाँ पर जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, प्रारंभन हो जाता है किसका, ट्रांसलेशन का या प्रोटीन सिंथेसिस का। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें जो होगा, थोड़ा मुझे यहाँ मिटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे हमारे बोर्ड पे जगह नहीं है। रहने देता हूँ, थोड़ा सा समझ सको। अब नेक्स्ट स्टेप, इनिशिएशन के बाद ये जो हमारा स्टेप था, ये स्टेप अभी तक हमारे 3 स्टेप हो चुके थे। चौथा स्टेप जो होगा एलोंगेशन, दीर्घीकरण। किसका दीर्घीकरण होगा, पॉलीपेप्टाइड से। पेप्टाइड चेन कैसे, अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये हमारे पास क्या है, स्मॉल यूनिट है राइबोसोम की, ये हमारे पास क्या है, लार्ज यूनिट है, इसके भीतर हमारी ई साइट है, पी साइट है, ए साइट है, यहाँ जो है हमारा कौन जुड़ा हुआ है, mRNA जुड़ा हुआ है। ये इसका 5 एंड होगा, इसका 3 एंड होगा। इस तरह से यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने mRNA बताया, इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, प्रारंभन, और इससे जुड़ गया था हमारा ये टीआरएनए, ये टीआरएनए, ये टीआरएनए इस प्रकार से टी साइट पे हमारे पास जुड़ गया था। अब सपोज करो यहाँ पर जो है नेक्स्ट कोडोन जो है, जो भी नेक्स्ट कोडोन होगा कोई भी हो सकता है, ठीक, तो उससे संबंधित जो क्या होगा, टीआरएनए होगा, उसे पढ़ने वाला, जिसमें कि इस कोडोन के एंटी कोडोन होंगे, वो आकर के कहाँ आ जाएगा, इस ए साइट में। कौन सी साइट है ये, ए साइट में। कहाँ आ जाएगा, ए साइट में। अब जब ये इस ए साइट पे आएगा तो ए साइट पर आने के बाद
यहां पर ये आया, ये आकर के इस प्रकार से जुड़ गया और इस पे कोई स्पेशल जो है जिसको भी इसने पढ़ा वो वाला एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है, और जो पहले का हमारे पास था जिसको प्रारंभन वाला था वो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये यहां आएगा, तो यहां इन दोनों के मध्य क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। और वो बॉन्ड कौन सा होगा, वो होगा यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसके मध्य बनेगा, एमिनो एसिड और एमिनो एसिड। जो पहले का एमिनो एसिड आया और जो अब का एमिनो एसिड है वो यहां पर तो क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे। किस प्रकार से जुड़ेंगे, जो इसका क्या था, यहां पर मैंने ये वाला ग्रुप जो है NH2COOH ये एमिनो एसिड में होता है, और साथ ही साथ ये दूसरे का जो है हमारे पास क्या है, ये एमिनो। तो क्या होगा कि ये आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने पर ये क्या हो जाएगा, जल का एक अणु मुक्त हो जाएगा और ये इस प्रकार से क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा H का। बच्चों, मैं जिस समय ये ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के वीडियो को बना रहा था, तो जाने किस कारण से जो मेरा वीडियो था वो बनने से छूट गया, जबकि मैं यहाँ पर तुम लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड बता रहा था। उस समय पेप्टाइड बॉन्ड तक मैंने तुम लोगों को बताया, तो उससे आगे थोड़ा सा इस वीडियो में मेरे को बताना पड़ रहा है। इसे सेकंड पार्ट करके मैं तुम लोगों को भेज दूंगा। दोबारा से मेरे को पूरी सेटिंग करनी पड़ रही है अपने कैमरे की, क्योंकि थोड़ा क्या हो गया है पता नहीं, मैं नहीं जानता किस कारणों से। या तो हो सकता है वीडियो पे टाइमिंग फिक्स रही होगी कि आधे घंटे तक ही वीडियो बने, तो वो रुक गया और आधा घंटा चूंकि हो चुका था। खैर एनीवे, तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता रहा था कि पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनने में जो है इनिशिएशन जो फैक्टर है, इलोंगेशन जो फैक्टर हैं, वो इलोंगेशन फैक्टर यूकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर 1 और इलोंगेशन फैक्टर 1b काम करता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें इलोंगेशन फैक्टर TS और TU काम करता है। तो इसी प्रकार से क्या होंगे, जो tRNA होंगे वो जब ये mRNA के अनुसार जो इसमें जो कोडोन होगा इसके अनुसार जुड़ते चले जाएंगे, और फिर यहाँ पर जो है इनके मध्य पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते जाएंगे, और जो क्या है हमारे पास इस प्रकार से चेन है एमिनो एसिड्स की किसी विशेष प्रोटीन के लिए, जो एमिनो एसिड आपस में जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, उसके अनुसार ये जुड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो टर्मिनेशन का है। इस टर्मिनेशन में क्या होगा कि अब जब हमारे पास mRNA का वो वाले कोडोन आ जाएंगे जो कि किसी भी एमिनो एसिड को प्रदर्शित नहीं करते हैं, या नॉन सेंस कोडोन कहलाते हैं, जो कि UAA, UAG, UGA होता है। तो अब इसके लिए तो कोई भी tRNA ऐसी नहीं है जिसमें कि इसके एंटी कोडोन होंगे, यानी इसको पढ़ना ही नहीं है किसी ने। जब पढ़ना ही नहीं है तो यहाँ पर आकर के श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। किसकी श्रृंखला, जो कि पॉलीपेप्टाइड के जुड़ने की श्रृंखला है, वो श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। और जब ये समाप्त हो जाएगी तो इसका मतलब ये चेन भी अब बननी समाप्त हो गई है। उस समय यहाँ पर रिलीज फैक्टर जो है वो रिलीज फैक्टर आकर के जुड़ जाएगा, और रिलीज फैक्टर के आने पर ये सारे की जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है विशेष प्रोटीन के लिए वो अलग हो जाएगी, और जो tRNA है अंतिम वाला जुड़ा हुआ वो इस एग्जिट साइड पे जाकर के बाहर हो जाएगा। तत्पश्चात
जो राइबोसोम्स की लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट इस ट्रांसलेशन पीरियड में आपस में जुड़ी थी, ये यूनिटें भी क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। एमआरएनए अलग हो जाएगा और एमआरएनए अलग हो करके समाप्त हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। और नेक्स्ट जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी तो उस नेक्स्ट ट्रांसलेशन की प्रोसेस में फिर नवीन जो है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो है एमआरएनए फॉर्म होगा। तो आशा है कि तुम लोगों जो है यहाँ पर जितना भी मैंने समझाया है ट्रांसलेशन के स्टेप्स के बारे में, वो तुम लोगों की समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इस वीडियो के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि एक ही पूरा का पूरा वीडियो नहीं बन सका, मेरे को इसमें 2 पार्ट में बनाना पड़ा। थोड़ी सी सेटिंग मैंने पहले चेक नहीं की अपनी मोबाइल की कि वीडियो कितने मिनट के लिए मैंने सेट किया हुआ है। एनीवे, दोनों वीडियो को देख करके तुम लोग इस पूरी प्रोसेस को समझ सकते हो।